जय हिंद। अब हम लोग चलिए राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना के जो तत्वाधान में प्रतिदिन चेतना सत्र संसाधन सामग्री आता है उसका हम लोग आज अध्ययन करेंगे। और आज के इस वीडियो में मैं 6 अप्रैल 2026 और 7 अप्रैल 2026 दोनों को ही एक साथ मैं ये बना रहा हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम लोग 6 अप्रैल 2026 का चेतना सत्र संसाधन सामग्री देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है आज का दिन। तो आज का दिन यानी कि हम लोग 6 अप्रैल 2026 से मतलब 6 अप्रैल के दिन से संबंधित हम लोग तथ्यों को देखेंगे कि 6 अप्रैल के दिन को क्या माने खास देश दुनिया में हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का दिन है जो मतलब 6 अप्रैल, तो विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस DSDP प्रतिवर्ष 6 अप्रैल को दुनिया भर में मनाया जाता है। विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये 6 अप्रैल को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित यह दिन सामाजिक प्रगति, समानता, शांति और स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में खेल की सकारात्मक भूमिका को रेखांकित करता है। यह दिवस 1896 में एथेंस में पहले आधुनिक ओलंपिक खेलों के आयोजन 1896 की याद दिलाता है। मतलब जब ये पहली बार जो ये मनाया गया था 1896 में, जब आधुनिक ओलंपिक खेल का आयोजन हुआ था वह 6 अप्रैल के दिन हुआ था। इसीलिए उस तिथि को जो है प्रत्येक साल विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। अब अगला जो टॉपिक बिंदु है वो दांडी सत्याग्रह दिवस से है। देश भर में 6 अप्रैल को दांडी सत्याग्रह दिवस मनाया जाता है। इस सत्याग्रह का उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के नमक कानून का विरोध करना था, जिसके तहत भारतीयों को स्वयं नमक बनाने की अनुमति नहीं थी। गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी तक लगभग 240 मील की पद यात्रा की, जिसमें उनके साथ अनेक स्वतंत्रता सेनानी भी शामिल हुए थे। 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने समुद्र तट पर नमक बनाकर कानून का उल्लंघन किया। यह एक अहिंसात्मक आंदोलन था जिसने पूरे देश में स्वतंत्रता की भावनाओं को मजबूत किया। अब नेक्स्ट टॉपिक है जेम्स वाटसन। जेम्स वाटसन का जन्म 6 अप्रैल 1928 को अमेरिका में हुआ था। ये विशेष रूप से डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना का खोज के लिए जाने जाते हैं। तो जब पूछा जाता है कि डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना का खोज किसने किया था, तो जेम्स वाटसन उसका सही आंसर होता है, जिसने अनुवांशिकी के अध्ययन में क्रांति ला दी थी। इस महत्वपूर्ण खोज के लिए उन्हें 1962 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यानी कि डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना की खोज के लिए जेम्स वाटसन को 1962 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो आज इनके बारे में क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि 6 अप्रैल को ही यानी 6 अप्रैल 1928 को इनका जन्म हुआ था। आज का विचार है विज्ञान विनम्रता का ज्ञान का द्वार है और झुकना जो जानता है वही सीख सकता है। यह रामकृष्ण परमहंस जो कि विवेकानंद के गुरु थे, इनका कहना है कि विनम्रता ज्ञान का द्वार है और जो झुकना जानता है वही सीख सकता है। चाणक्य का एक विचार है कि सद्गुणों की सुगंध हवा के विपरीत भी फैलती है और दूर दूर तक जाती है। सामान्य ज्ञान का पहला प्रश्न यह है कि ईसाइयों की सबसे पवित्र पुस्तक कौन सी है? तो ईसाइयों की सबसे पवित्र पुस्तक बाइबल है, बाइबिल। दूसरा है सिखों का पवित्र ग्रंथ का नाम क्या है? तो सिखों के पवित्र ग्रंथ का नाम गुरु ग्रंथ साहिब है। तीसरा प्रश्न है कि भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में उगता है? तो अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल माने अरुण मतलब सूर्य भी होता है। अरुणाचल प्रदेश में जो है भारत में सबसे पहले सूर्य उगता है। एनीमिया की कमी से मतलब कि जो होता है, एनीमिया किसकी कमी से होता है? तो एनीमिया जो रोग है यह लोहे की कमी से होता है। खून में आयरन की मात्रा होती है, तो आयरन की कमी की वजह से एनीमिया रोग होता है। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन है? तो भारत का जो महाभारत महाकाव्य है, यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है। इसका नाम ही है महाभारत, यह महाकाव्य भी है। अब हम लोग इसमें देखेंगे कि रीजनिंग का जो प्रश्न है 7, उसके बाद 14, इसमें देख रहे हैं 7 करके जोड़ा गया है। तो पहला है 7 दूनी 14, फिर 14 में 7 जोड़ेंगे 21, फिर 7 28, 7 55। एक तरह समझिए 7 का पहाड़ा है, उसका अगला क्या आएगा? तो अगला ये 7 5 35, तो 7 6 42 हो जाए। इसका अगला जो आंसर होगा वो 42 हो जाएगा।
दूसरा प्रश्न है जैसे 100 उसके बाद 90, तो पहले 10 घटा फिर 20, तो 90 में 20 घटेगा तो 70, 70 में से 30 घटेगा तो 40। अब 40 में सब 40 घटाया जाएगा, क्योंकि पहले 10 घटा उसके बाद 20 घटा फिर 30 घटा उसके बाद अब 40 घटाया जाएगा। तो 40 में से 40 घटेगा तो क्या बचेगा? 0, तो 0 इसका आंसर हुआ। फिर है जैसे इसमें क्या किया गया है कि कोई भी जो नंबर है उसको 2 से गुणा करके 2 जोड़ दिया जाएगा। जैसे एक जो है 2 दूनी 4, उसमें 2 जोड़ देंगे 6, 6 दूनी 12, 12 में 2 जोड़ेंगे तो 14, फिर 14 दूनी 28, 28 में 2 जोड़ेंगे तो 30 हो गया, 30 दूनी 60, 60 में 2 जोड़ेंगे तो 62। अब 62 गुणे 2 करेंगे तो 62 गुणे 2 होता है 124। 124 में हम क्या करेंगे कि n का मान 2 दे देंगे 124 में, तो 124 प्लस 2 कितना हो गया? 126। फिर अगला जो है चौथा नंबर इसका सवाल, जैसे 1, 3, 7, इसमें क्या है? 2 जुटा है, फिर 4 जुटा है, फिर 6 जुटा है, नहीं 2, फिर 4, फिर 8, फिर 16 जुटा है। तो अब इस बार 32 जुटेगा, तो 31 और प्लस 32 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 63 हो जाएगा। फिर इसका अगला प्रश्न है 5वां क्वेश्चन, 5 दूनी 10, 1 11, यानी 2 से मन गुणा करके 1 जोड़ दिया जाएगा। 11 दूनी 22, 1 23, 23 दूनी 46, 1 47, 47 दूनी 94, 94 1 95। अब हमको 95 गुणे 2 करके और उसमें 1 जोड़ देना है, तो ये हो जाएगा 95, 2 5 10 की 0 हासिल 1, 2 9 18, 1 19, 190 हो गया। और इसमें कितना जोड़ना है? 1 जोड़ना है केवल, 190 और 1 कितना हो जाए? 191। फिर दिया गया अंग्रेजी और कुछ हिंदी के शब्द दिए हुए हैं। प्ले विथ का मतलब होता है किसी के साथ खेलना, प्रे टू ईश्वर से प्रार्थना करना, सेंड फॉर बुलावा भेजना, शूट एट किसी पर चिल्लाना, रियलाई ऑन भरोसा करना, और ये चौथा जो है रिमाइंड ऑफ मतलब कि याद दिलाना। हिंदी शब्द हैं जैसे शैल और शैल्य, दोनों में अंतर है। शैल में मतलब शैल मतलब पर्वत, और शैल्य का मतलब होता है पत्थर की चट्टान। सूत, जैसे ये बड़ा का मात्रा रहेगा सूत में तो सारथी या धागा, छोटा रहेगा सूत रहेगा तो पुत्र हो जाएगा। सम मतलब शांति होता है, और ये जो दांती सा वाला सम है ये बराबर होता है, ठीक है। तो सम मतलब शांति और सम का मतलब बराबर भी होता है। स्वर्ग मतलब देवलोक, और स्वर्ग माने अध्याय होता है। भीति का मतलब दीवार, और एक भीति का मतलब डर या भय होता है। फिर पायस, पायस मतलब खीर, और पावस मतलब वर्षा ऋतु। अब हम लोग आज का प्रेरक प्रसंग देखेंगे। साल 1930 में अंग्रेजों ने नमक जैसी बुनियादी चीज़ों पर भारी टैक्स लगा दिया था। महात्मा गांधी ने इसके विरोध में एक अनूठा रास्ता चुना। उन्होंने घोषणा की कि वे जब साबरमती आश्रम से 240 मील दूर डांडी तक पैदल यात्रा करेंगे और समुद्र तट पर खुद नमक बनाकर तोड़ेंगे, तब गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को अपने 78 अनुयायियों के साथ यात्रा शुरू किया। तो अंग्रेज उन पर हंसते थे। लॉर्ड इरविन का मानना था कि एक बूढ़ा आदमी पैदल चलकर नमक बनाएगा, इसे ब्रिटिश साम्राज्य को क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन जैसे जैसे गांधी जी आगे बढ़े, कारवां बढ़ता गया और हर गांव से हजारों लोग जुड़ते गए। अब क्या हुआ कि 24 दिनों की कठिन पदयात्रा के बाद 5 अप्रैल की शाम को गांधी जी दांडी पहुंचे। अगली सुबह 6 अप्रैल को उन्होंने समुद्र में स्नान किया और रेत से 1 मुट्ठी नमक बनाया, यानी कि उठाया। उन्होंने कहा कि मैं इस 1 मुट्ठी नमक से मैं ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला रहा हूँ। यह एक प्रतीकात्मक कार्य था, लेकिन इसने पूरे भारत में बिजली की तरह लहर दौड़ा दिया। देखते ही देखते पेशावर से लेकर मद्रास तक लोग खुद नमक बनाने लगे। अंग्रेजों ने दमन चक्र चलाया, लाठियाँ बरसाई। गांधी जी के साथ जो है गांधी जी समेत हजारों लोगों को जेल में डाल दिया। दांडी मार्च के बाद जब सरोजनी नायडू के नेतृत्व में सत्याग्रहियों ने धरासना साल्ट वर्कर्स की ओर कूच किया, तो पुलिस ने निहत्थे लोगों को बर्बरता से लाठी चार्ज चलवा दिया। अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर ने लिखा कि सत्याग्रही चुप मार खाते रहे, सिर फूटते रहे, लेकिन किसी ने अपने हाथ तक नहीं उठाया। इस घटना ने पूरी दुनिया के सामने अंग्रेजों को क्रूर चेहरों को बेनकाब कर दिया। तो हम लोग अब इसके अगले पार्ट को जो देखते हैं,
तो हमने ये दांडी वाला पढ़िए लिया कि 6 अप्रैल को मनाया जाता है दांडी सत्याग्रह दिवस। उस दिन फिर जेम्स वाटसन का जन्म 6 अप्रैल 1928 को हुआ था और उनको 1962 में नोबेल पुरस्कार मिला था ये डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना की खोज के लिए। फिर है कि विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 6 अप्रैल को मनाया जाता है। ये जब से शुरुआत हुआ एथेंस जो ओलंपिक में हुआ था उसी के उपलक्ष्य में ये कराया जाता है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर का एक विचार देखिए, उन्होंने कहा है कि महान आत्माओं का सबसे पहले गुण यह है कि वे अन्याय के विरुद्ध खड़े होने का साहस रखते हैं। महान जो भी आत्मा होगा उसका यही एक गुण है खास कि जो भी जहाँ भी अन्याय होगा उसके विरुद्ध वो खड़ा हो जाएगा। समसामयिक की करंट अफेयर का प्रश्न देखिए, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम 2026 के पहले संस्करण में कौन सा राज्य चैंपियन बना है? तो सबसे पहले कर्नाटक जो है ये चैंपियन बना है खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में। दूसरा क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में सिविल सेवकों के लिए किस राष्ट्रीय शिक्षण सप्ताह शुरुआत किया है? तो कर्मयोगी साधना सप्ताह 2026, कर्मयोगी साधना सप्ताह 2026। तीसरा प्रश्न है, किस देश ने अमेरिका के लिए अपने एयरबेस बंद कर दिए और अमेरिका ईरान युद्ध को अवैध घोषित किया है? तो स्पेन, स्पेन ने अमेरिका के लिए एयरबेस बंद कर दिया है और इस युद्ध को ही अवैध घोषित कर दिया गया है। 4 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में प्रोजेक्ट चेतक चर्चा में रहा किस संगठन संबंधित है? ये सीमा सड़क संगठन बीआरओ का यह एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट चेतक। तो चलिए हम लोग दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं क्या है। तो इसमें जो सामान्य ज्ञान का पहला प्रश्न है कि हिमालय की सबसे नवीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? हिमालय की सबसे नवीन पर्वत श्रेणी शिवालिक है। जैसे हिमालय क्या है, ये न्यू फोल्डेड माउंटेन है। ये एक घुमावदार जो पर्वत है और इस पर्वत की सबसे नवीन पर्वत श्रेणी जो है शिवालिक है। सह्याद्री किस पर्वत श्रृंखला का स्थानीय नाम है? तो पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला का स्थानीय नाम सह्याद्री है। अरावली की श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। भारत का सबसे पुराना भूखंड कौन सा है? प्रायद्वीपीय पठार भारत का सबसे पुराना भूखंड है। छोटा नागपुर पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पारसनाथ। पारसनाथ जो पहाड़ी है छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी होती है। ये उसके बाद अब हम लोग जो है भाषा ज्ञान से संबंधित प्रश्न जो तथ्य है उसको देखेंगे। जैसे श्यामल का अर्थ होता है, ये एक शब्द से मतलब एक जो शब्द है उसका अर्थ क्या है वो दिया गया है। तो श्यामल का मतलब होता है हल्का काला या सांवला। पार्थिव का अर्थ हुआ जो पृथ्वी या मिट्टी से बना हो। शाश्वत मतलब जो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। अनुकरणीय मतलब जिसका अनुकरण किया जा सके। अनन्य जिसका समान कोई दूसरा ना हो। इंग्लिश कुछ वर्ड है और उसका ये जो है अपोजिट वर्ड भी दिया गया है। रेलिनक्विंस मतलब त्यागना और रिटेन का मतलब बनाए रखना या पास रखना। वेग्यू माने अस्पष्ट, डेफिनिट का मतलब होता है निश्चित या साफ। मोनोटोनी एक रसता या ऊब। वेराइटी का मतलब विविधता। ऑब्सक्यूर मतलब धुंधला या अपरिचित और फेमस का मतलब प्रसिद्ध। एसेंट मतलब चढ़ाव और डिसेंट मतलब उतार। अब बिहार विशेष संबंधित प्रश्न है। पहला प्रश्न है, पटना नगर निगम पीएमसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1952 में हुई थी। पटना नगर निगम की स्थापना 1952 में हुई थी, यानी कि आज़ादी के 5 साल के बाद पटना नगर निगम की स्थापना की गई थी। बिहार के किस जिले में तेलहर कुंड जलप्रपात है? तो कैमूर जिले में तेलहर कुंड जलप्रपात है। बिहार में पाइराइट फास्फेट एंड केमिकल लिमिटेड पीपीसीएल कहाँ स्थित है? तो अमझोर। अमझोर कहाँ है? तो रोहतास जिले में अमझोर है, वहाँ पर बिहार में पाइराइट फास्फेट्स एंड केमिकल लिमिटेड है। चौथा इसमें प्रश्न दिया है कि बिहार के किस जिले में कपिलेश्वर स्थान यानी महादेव मंदिर स्थित है? तो ये जो महादेव मंदिर है ये मधुबनी में स्थित है।
अब उसके बाद जो तर्क ज्ञान का जो प्रश्न जो दिया हुआ है उसमें पहला एक मिश्रित श्रृंखला है। इसमें दो अलग अलग पैटर्न चल रहे हैं। इसमें जैसे कि एक चल रहा है 1 3 7, तो 1 तो 2 बढ़ा 3, 3 के बाद 4 1 3 ऐसे हुआ। 1 में 2 बढ़ा 3, 3 में 4 बढ़ा 7 और 7 में अब 6 बढ़ेगा तो 13 हो जाएगा। तो इसका आंसर 13 होगा। और एक सीरीज चल रहा है 3 6, 3 बढ़ा फिर 9 फिर ये 12, ये 3 3 बढ़ता जा रहा है। 3 3 6 3 9 1 12, तो दो पैटर्न चल रहा है। अब उसके बाद है इसमें 5 6 14 45 184। तो ये क्या किया गया है, इसमें प्रत्येक अगली संख्या पिछले पद की एक बढ़ती हुई संख्या से गुणा करके और उसमें वही संख्या जोड़कर प्राप्त की जा रही है। जैसे 5 गुणे 1 तो 1 प्लस 1 करेंगे तो 6, 6 गुणे 2 और 2 जोड़ देंगे तो उसमें 14, 14 गुणे 3 और 3 जोड़ देंगे तो 45, 45 गुणे 4 उसमें उस पर 4 जोड़ देंगे तो 84। अब 184 गुणे 5 प्लस 5 करना है तो 184 गुणे 5 करेंगे तो ये हो जाएगा 920 और उसमें 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 925, जैसा कि आपको दिया गया है। फिर इसमें तीसरा है 1 5 21 85 341। तो ये जो है इस श्रृंखला में पिछले पद को 4 से गुणा करके और 1 जोड़कर लिखा गया है। जैसे 1 चौका 4 1 5, 5 चौका 20 प्लस 1 21, 21 चौका 84 प्लस 1 85, 85 चौका 340, 340 में 1 जोड़ेंगे तो 341। अब 341 को 4 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1364 और उसमें 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1365। फिर चौथा जो क्वेश्चन है वह यह श्रृंखला वर्गों के करीब है, n स्क्वायर माइनस 1 है। जैसे 11 स्क्वायर माइनस 1 121 माइनस 1 120 हो गया। फिर उसके बाद 10 स्क्वायर माइनस 1 99। फिर 8 स्क्वायर माइनस 1 हो गया 80। 7 स्क्वायर माइनस 1 जैसे ये 8 स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर माइनस 1 हो गया 80। फिर 7 स्क्वायर माइनस 1 होगा ये, उसके बाद 8 28 64, 8 स्क्वायर माइनस 1 63 और 7 स्क्वायर माइनस 1 हो गया 49 माइनस 1 48। और उसके बाद अब आ जाएगा 6 स्क्वायर माइनस 1, तो 6 स्क्वायर माइनस 1 36 और 36 में से 1 घटेगा तो हो जाएगा ये 35 हो जाएगा 35। तो ये आज का जो चेतना सत्र है जो 6 अप्रैल का वो समाप्त हुआ। अब चलिए हम लोग अब आगे जो है 7 अप्रैल का चेतना सत्र सामग्री देखते हैं। तो 7 अप्रैल का जो पहला है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। तो ये इसीलिए जो विश्व स्वास्थ्य दिवस हम लोग जो मनाते हैं वो 7 अप्रैल को मनाते हैं, क्योंकि 7 अप्रैल को ही विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। WHO का मुख्यालय कहाँ है, तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। यह अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए जिम्मेवार है। यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। इस दिन की याद हम हर साल 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में हम करते हैं। यानी विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो 7 अप्रैल को। और विश्व स्वास्थ्य संगठन का स्थापना कब हुआ था, तो 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। अब एक दूसरा जो है 7 अप्रैल का दिन पंडित रविशंकर का जन्म काशी में 7 अप्रैल 1920 को हुआ था। वे विश्व में भारतीय शास्त्रीय संगीत की उत्कृष्टता के सबसे बड़े उद्घोषक में से एक थे। एक सितार वादक के रूप में उन्होंने अपार ख्याति अर्जित की। उन्हें रेमन मैगसेसे पुरस्कार, पद्म भूषण, पद्म विभूषण तथा भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न भी उनको मिल चुका है। यानी कि पंडित रविशंकर जो है एक बहुत ही महान कलाकार थे, जो कि सितार वादक के रूप में इन्होंने इतनी ख्यातियाँ प्राप्त की कि उन्हें बहुत सारे पुरस्कार मिले, रेमन मैगसेसे, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, यहाँ तक कि इवन भारत का सबसे सर्वोच्च जो सम्मान है भारत रत्न भी इनको दिया गया। इनका जन्म 7 अप्रैल 1920 को हुआ था। आज का विचार जैसे है कि मौन रहना और सुनना सीखना बोलने से कहीं अधिक कठिन और गुणकारी कार्य है। मौन रहना और सुनना
सीखना बोलने से कहीं अधिक कठिन गुणकारी कार्य है। दूसरा है धैर्य कड़वा हो सकता है लेकिन इसका फल हमेशा मीठा होता है। जीन जैक्स रूसो का ये बातें हैं कि धैर्य कड़वा हो सकता है लेकिन इसका फल जो होगा वो बहुत मीठा होगा। सामान्य ज्ञान का प्रश्न है, पहला क्वेश्चन है जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। इन्होंने ही कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, और गांधी जी को इन्होंने बापू कह करके पुकारा था। दूसरा क्वेश्चन है कंगारू किस देश का राष्ट्रीय पशु है? तो ऑस्ट्रेलिया का ये राष्ट्रीय पशु कंगारू है। किस विटामिन को सनसाइन विटामिन कहा जाता है? तो विटामिन डी को सनसाइन विटामिन कहा जाता है, सनसाइन, क्योंकि विटामिन डी है वह सन से प्राप्त हो सकता है, सूर्य से हमको विटामिन डी प्राप्त हो सकता है। अजंता और एलोरा की गुफाएं जो है किस राज्य में है? ये प्रसिद्ध गुफाएं जो है महाराष्ट्र में है, अजंता और एलोरा। वह कौन सी काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है? तो भूमध्य जो रेखा है वह पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है। जैसे ये पृथ्वी का ये नक्शा हो गया और इसमें जो बीच में जो ये जो रेखा है, ये पृथ्वी का नक्शा के बाद बीच में ये जो हम बीच में दिखा रहे हैं ये भूमध्य रेखा है, 0 डिग्री लाइन भी इसको कहते हैं और विषुवत रेखा भी इसको कहते हैं। इसके ऊपर 23.5 डिग्री को इसको कर्क रेखा और नीचे 23.5 डिग्री को मकर रेखा कहते हैं। तो ये जो पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है इसको भूमध्य रेखा कहते हैं। ये उत्तरी गोलार्ध हो गया और ये दक्षिणी गोलार्ध हो गया। अब चलिए नेक्स्ट जो टॉपिक पे हम लोग चलते हैं। अब इसके बाद ये कुछ रीजनिंग के प्रश्न दिए गए हैं, तो चलिए हम लोग इसको भी देखते हैं। तो इसमें पहला जो प्रश्न है वो है कि 50, 45, 38, 32 और 26 है, तो ये कैसे बनेगा ये? तो इसमें इसका पैटर्न क्या है कि ये जो पैटर्न है इसमें प्रत्येक संख्या से 6 घटा करके मतलब लिखा गया है। जैसे 50 में से 6 घटेगा तो 44, 44 में से 6 घटेगा 38, 38 में से 6 घटेगा 32, 32 में से 6 घटेगा तो हो जाएगा 26, और 26 में से 6 घटेगा तो क्या हो जाएगा? तो 20, इसलिए इसका आंसर हो गया 20। दूसरा प्रश्न है 100, उसके बाद 93, फिर उसके बाद इस तरह इसमें क्या है 7 घटाएगा, 100 में 7 घटाएगा 93, 93 में 7 घटेगा 86, 86 में 7 घटेगा 79, 79 में से 7 घटेगा 72, और 72 में से 7 घटेगा तो ये हो जाएगा 65। इसका आंसर 65 होगा। तीसरा प्रश्न है इसमें क्या किया, लगातार सम संख्या घटाया गया है। 50 में से 2 घटा 48, 48 में 4 घटा 44, 44 में से 6 घटा 38, 38 में से 8 घटा 30, और 30 में से 10 घट जाएगा तो क्या बचेगा? 20 बचेगा। इसका आंसर हो गया 20। 120, 115, इसमें क्या किया गया है? तो इसमें जो है 120 वाला में गुणजों को बढ़ते क्रम में घटाएं। -5, -10, -15, -20 घटा गया तो -5 हुआ 115, फिर -120 में से -5 115, 115 में से -10 105, 105 में से -15 घटा तो 90, 90 में से 20 घटा 70, अब 70 में से क्या घटेगा? तो 25 घटेगा, तो 25 जब घटेगा तो हो जाएगा ये 45, तो 45 इसका आंसर हो गया। 80, 77, ये जो है पैटर्न शुरुआत करते हुए लगातार विषम संख्या घटा है। 80 में से 3 घटा तो 77, 77 में से 5 घटा तो 72, और 72 में से 7 घटा तो 65, और 65 में से 9 घटा तो ये हो गया 56, और 56 में से अब 11 घटाना है, तो 56 में से 11 घटाएंगे तो ये बनेगा 45। अब भाषा ज्ञान इसमें जो दिया गया है वो देखिए। जेनरस का मतलब होता है, जेनरस मतलब होता है उदार या दानी, और सेल्फिश का मतलब होता है स्वार्थी। दोनों एक दूसरे का विपरीत है, एक हो गया उदार, एक हो गया स्वार्थी। फिर है अष्टवर्ण, अष्टवर्ण माने होता है जिद्दी, अष्टवर्ण, अष्टवर्ण मतलब जिद्दी। एरोगेंट का मतलब होता है घमंडी। हम्बल मतलब विनम्र, और सिंसियर का मतलब निष्ठावान होता है। हठी का मतलब होता है जिद्दी स्वभाव वाला, और मिलनसार का मतलब होता है सबसे घुल मिल के रहने वाला। व्याकुल माने बहुत बेचैन या परेशान होना। पर्याप्त जितना जरूरी हो उतना, अत्यधिक बहुत ज़्यादा मात्रा में, न्यूनतम सबसे कम। प्रेरक प्रसंग हम लोग आज, तो आज का प्रेरक प्रसंग है, यह घटना 1979 की है।
डॉक्टर कलाम भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में भारत के पहले उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3 के मिशन डायरेक्टर थे। पूरा देश इस ऐतिहासिक पल का इंतजार कर रहा था। करोड़ों रुपये और वैज्ञानिकों की सालों की मेहनत दांव पर लगी थी। जैसे ही काउंटडाउन खत्म हुआ, रॉकेट ने उड़ान भरी। कुछ ही सेकंड के बाद वो अनियंत्रित होकर बंगाल की खाड़ी में जा गिरा। मिशन फेल हो गया। डॉक्टर कलाम पूरी तरह टूट चुके थे। उन्हें डर था कि वे जनता और सरकार को क्या जवाब देंगे। उस समय इसरो के चेयरमैन प्रोफेसर सतीश धवन थे। उन्होंने देखा कलाम बहुत दुखी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस का समय था जहां पत्रकार तीखे सवाल पूछने के लिए तैयार बैठे थे। प्रोफेसर धवन ने कलाम को पीछे रोका और खुद माइक संभाला। उन्होंने सारी जिम्मेवारी अपने ऊपर ली और कहा कि हमारी टीम ने बहुत मेहनत की है, लेकिन हमें अपनी तकनीक में कुछ सुधार करने होंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि अगले साल हम जरूर सफल होंगे। ठीक 1 साल के बाद 1980 में टीम कलाम ने सफलतापूर्वक रोहिणी उपग्रह को अंतरिक्ष में स्थापित कर दिया। इस बार जब बड़ी सफलता मिली तो प्रोफेसर धवन ने डॉक्टर कलाम को आगे कर दिया और कहा कि आज प्रेस को आप संबोधित करेंगे, यह आपकी जीत है। एक महान नेता वह होता है जो असफलता के समय जिम्मेवारी खुद ले और सफलता का श्रेय दूसरे को दे। यह कहानी हमें इस शिक्षा देती है कि हम जाने अनजाने में जो काम करते हैं या नहीं करते हैं, हम सारा क्रेडिट खुद ले लेते हैं कि हमारे वजह से हुआ है। लेकिन इस महान विद्वान सतीश धवन जो थे, उन्होंने जब मिशन फेल हुआ तो सारी जिम्मेवारी ली है और जब सक्सेस हुआ तो दूसरे को मतलब क्रेडिट दिया। तो हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। अगर कोई गड़बड़ी होता है या कोई काम खराब होता है तो उसकी जिम्मेवारी हमें खुद लेना है और जहाँ भी सफलता मिलती है तो उसमें सबकी भागीदारी सुनिश्चित कराना है कि ये सबके वजह से हुआ है। चलिए हम लोग अब आज का विचार कुछ देख लेते हैं। तो आज का विचार है कि परिवर्तन के बिना विकास संभव नहीं है और जो अपने विचार नहीं बदल सकते वे कुछ भी नहीं बदल सकते हैं। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। समसामयिकी के अंतर्गत जो तथ्य है, किस देश ने डिजिटल पासपोर्ट सेवा शुरू की है जिसे यात्रियों को भौतिक पासपोर्ट ले जाने की आवश्यकता नहीं होगी? तो फिनलैंड ने भौतिक पासपोर्ट शुरू किया है। उन्हें जो है डिजिटल पासपोर्ट शुरू किया है जिसे भौतिक पासपोर्ट ले जाने की आवश्यकता नहीं होगी, माने डिजिटली रूप से वह पासपोर्ट ले जा सकेंगे। दूसरा है, किस राज्य में देश के सबसे बड़े सौर ऊर्जा पार्क का उद्घाटन हुआ है? तो सोलर पावर पार्क का उद्घाटन राजस्थान में हुआ है। तीसरा, भारत का कौन सा राज्य अपनी सभी सरकारी सेवाओं को 100% डिजिटल करने वाला पहला राज्य बन गया? तो ये है केरल। केरल अपने सरकारी सेवाओं को 100% डिजिटल कर चुका है। 2026 के लिए एबल पुरस्कार, गणित का नोबेल इसको कहते हैं, एबल को किसे प्रदान किया गया? तो मिशेल टेलाग्रेंड को गणित का नोबेल प्रदान किया गया है 2026 का। सामान्य ज्ञान का पहला प्रश्न है, लक्षद्वीप समूह किस प्रकार के द्वीपों का उदाहरण है? तो लक्षद्वीप समूह प्रवाल द्वीपों का उदाहरण है। ये प्रवाल द्वीप है, प्रवाल से बना हुआ ये द्वीप है, इसलिए इसको प्रवाल द्वीप कहते हैं। प्रवाल एक समुद्री जीव होते हैं जो लाखों करोड़ों साल में धीरे धीरे मर करके दब करके वो एक दूसरे पर जमते जाते हैं और बहुत ही एक हार्ड टाइप का एक पिंड का निर्माण करते हैं और उससे धीरे धीरे एक द्वीप बन जाता है। गंगा नदी बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है? तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से प्रवाहित होती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो कहते हैं, सांगपो। भारत में की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो ये प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र बारहमासी नदी कौन है? कावेरी। प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र बारहमासी नदी है। बारहमासी का मतलब है कि सालों भर उसमें पानी रहता है, तो वह है कावेरी नदी। अब जैसे ये क्वेश्चन आया था कि कर्क को 2 बार काटती है माही नदी, तो जैसे एक ट्रिक है मालकम बीका। इसका मतलब ये हो गया जैसे कि ये जो कर्क रेखा है वह माही नदी को 2 बार काटती है। तो पहले जो शब्द है वो रेखा है और उसके बाद दूसरा जो ये वर्ड है वो नदी का नाम है।
तो अब देखिए माँ से हो गया मकर रेखा। मकर रेखा को लिम्पोपो जो नदी है 2 बार काटती है। कर्क रेखा को माही नदी 2 बार काटती है। और विषुवत रेखा को कांग या जायरे जो नदी है वो 2 बार काटती है। तो मालकम बी का इसका ट्रिक हो गया। हिंदी का कुछ शब्द है ओजस्वी। ओजस्वी माने प्रभावशाली और तेज से युक्त, जैसे ओजस्वी वक्ता। किंग कर्तव्य विमूढ़ का मतलब जो निर्णय न ले पाए कि क्या करना चाहिए। अघृष्य जिसे पराजित न किया जा सके, जो दबाया न जा सके। अमरसी जिसे बहुत जल्दी क्रोध आता हो। बिगोस मतलब अस्पष्ट, 2 अर्थ वाला। ल्यूसिड माने स्पष्ट साफ। एरोगेंट मतलब घमंडी। हम्बल माने विनम्र। कॉम्प्लिसेंट मतलब आत्मसंतुष्ट या लापरवाह। एनेक्सियस मतलब चिंतित या बेचैन। कॉन्सोलिडेट मतलब मजबूत करना या एकत्र करना। सेपरेट का मतलब अलग करना। डिलीजेंस मतलब परिश्रम। और लिथर्जी मतलब होता है आलस्य। बिहार विशेष का प्रश्न है, बिहार से संबंधित बिहार के किस जिले में उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य है? यह पश्चिमी चंपारण में उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य है और पश्चिमी चंपारण नेपाल से सटा हुआ है। बिहार में बटेश्वर नाथ का प्रसिद्ध मंदिर किस जिला में है? भागलपुर में है। बटेश्वर नाथ का मंदिर भागलपुर में है। बिहार में जौ बार्ले का सर्वाधिक उत्पादन किस जिला में होता है? पश्चिमी चंपारण में सबसे ज़्यादा जौ का उत्पादन किया जाता है। प्रसिद्ध हरिहर क्षेत्र का मेला जिसे सोनपुर का मेला भी कहते हैं, किन 2 नदियों पर संगम पर है? तो गंगा और गंडक के संगम पर है। अब है रीजनिंग का प्रश्न, तो चलिए हम लोग इसको भी देख लेते हैं कि रीजनिंग का प्रश्न क्या है। तो इसमें पहला प्रश्न है 8, 4, 4, 6, 12 का अगला पैटर्न में क्या आएगा? तो इसमें जो है वह 0.5 से पहले गुणा किया गया है, फिर 1 से, फिर 1.5 से, फिर 2 से, 2.5 से। तो 8 में 0.5 से गुणा करेंगे तो 4 होगा। फिर 4 में 1 से करेंगे तो 4, 1.5 से करेंगे तो 6 और 2 से करेंगे तो 12। और फिर 12 को अब 2.5 से करना है, तो 2.5 से करेंगे तो क्या होगा? तो ये हो जाएगा 30 इसका आंसर होगा। अब दूसरा देखिए, दूसरा क्वेश्चन है 10, 11, 15, 24, 40 करके है। तो इसका अंतर देखिए ये क्या है? तो ये अंतर जैसे इसमें 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर किया गया है। तो 13 का जो है वह मतलब 13 में 1 स्क्वायर जैसे 2 स्क्वायर करेंगे तो 2 स्क्वायर करेंगे, 13 का मतलब घटाएंगे तो 17 हो जाएगा। फिर उसके बाद तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 10 में 1 स्क्वायर जोड़ा गया है तो 11 हो गया। फिर 11 में 2 स्क्वायर जोड़ा गया तो 15, 15 में फिर 3 स्क्वायर जोड़ा गया यानी कि 9, यानी 24, 24 में 4 स्क्वायर जोड़ा गया यानी 16, 16 जोड़ेंगे 24 में तो 40। अब इसमें 5 स्क्वायर जोड़ेंगे तो 45 से 5 स्क्वायर जोड़ेंगे यानी 45 प्लस 25। 45 प्लस 25 का मतलब हो गया 65। फिर अगला है, इसमें सभी क्रमिक अभाज्य नंबर है 13, 17, 19, 23, 23 के बाद 29। तो 29 के बाद अगली अभाज्य संख्या 31 होता है, तो 31 इसका आंसर हो गया। चौथा क्वेश्चन 7, 10, 16, 28, 52 अंतर दुगुना हो रहा है। पहले 3 घटा तो 3 का अब दुगुना घटेगा 6, फिर उसके बाद 6 का दुगुना 12 घटेगा तो 12 घटा तो ये हो गया, ये मैंने जुटता अंतर दुगुना हो रहा है और ये जुटते जा रहा है। जैसे 7 में 3 जुटा तो 10, फिर 10 में अब 6 जुटेगा तो 16, 16 में अब जुटेगा 12 तो 28 हो गया। फिर 28 में अब 24 जुटेगा तो 52। अब 52 में 24 दूनी 48 जुटेगा तो 48 जुटेगा तो क्या हो जाएगा? तो 52 48 हो जाएगा 100। पांचवा है 1, 4, 13, 40, 121
तो इसका तर्क है जैसे कि 3 से गुणा करके 1 जोड़ा गया है, तो 1 में 3 से गुणा करेंगे तो 3, और 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4, फिर 4 गुणे 3 किया गया है, 4 गुणे 3 प्लस 1, तो ये हो गया 12 1 13, फिर 13 गुणे 3, 13 गुणे 3 हो गया 13 39 प्लस 1 यानी कि 40, फिर 40 गुणे 3 तो 120, 120 प्लस 1 तो ये हो गया 121। अब 121 गुणे 3 प्लस 1 तो 121 गुणे 3 हो जाएगा ये 3 3 6 3 363 प्लस 1 तो 364, तो इसका आंसर हो गया 364। तो इसके साथ ही जो 7 अप्रैल का भी चेतना सत्र संसाधन सामग्री समाप्त होता है। तो दोस्तों हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले हमें विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।